आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो आपको प्रेडिक्शन करते समय बहुत हेल्प करेगा। जब भी हम प्रेडिक्शंस करते हैं और किसी एक ग्रह को लेकर के अध्ययन करते हैं तो उसका फलादेश करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आप बृहस्पति का अध्ययन करने जा रहे हैं। जब मैं अध्ययन की बात कर रहा हूं तो एक प्लेनेट को आप विस्तार से समझना चाह रहे हैं। तो बृहस्पति की ताकत कितनी है कितनी नहीं है, बृहस्पति कितना प्योर है कितना इम्प्योर है, इस चीज का सूत्र तो आप लोग जानते हैं। आज हम इससे आगे बढ़ करके करेंगे और ये हर ग्रह पर ही लागू होगा। ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी पर करवाऊंगा। तो हमें समझना होगा आपकी कुंडली में बृहस्पति कहीं पर भी बैठा है और उसको मदद पहुंचाने का कार्य कौन करेगा। अभी तक तो हम एक बेसिक आइडिया से चल रहे थे और बेसिक आइडिया क्या होता है कि भाई बृहस्पति के 3 मित्र हैं, चंद्रमा, मंगल और सूर्य। ये मदद करेंगे। अब ये भी मदद करते हैं, परंतु कई बार ज्योतिष में ग्रह मित्र ना भी हो तो भी उसको मदद करनी पड़ जाती है। वो मदद जो है सिचुएशनल मदद होती है। जैसे आप लोग राजनीति में देखते होंगे, कई बार दो विचारधाराएं नहीं मिलती फिर भी सरकार बन जाती है। हमारे महाराष्ट्र में पीछे शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, जो कि धुर विरोधी विचारधारा के लोग थे। ऐसे ही ज्योतिष में भी होता है। अब कैसे होता है कैसे नहीं, इसको समझना है। इस सूत्र को क्या लिखना है कि कोई भी ग्रह से बैठा हुआ 5वां ग्रह, बृहस्पति आपका जहां पर भी बैठा हुआ है, बृहस्पति आपका जहां पर भी बैठा हुआ है, ये मैं बृहस्पति नाम ले रहा हूं, हर ग्रह के साथ ये नियम लागू होगा। उससे 5वें नंबर पर जो ग्रह बैठेगा वो एक प्रकार से उसको मदद पहुंचाने का कार्य करेगा। किसी भी ग्रह के बारे में, ग्रह से अपने स्थान से 5वें स्थान पर बैठा हुआ ग्रह उसको सिचुएशनल मदद करेगा। अपने भाव से 9वें भाव पर जहां पर भी बैठा हो, 9वां भाव उसकी बुनियाद होगा। बुनियाद का मतलब नींव, और नींव को हम समझते हैं ताकत। किसी मकान की शक्ति कितनी है, तो ये बात को पता लगाने के लिए हम क्या देखते हैं, भाई इसकी नींव कितनी मजबूत है कितनी नहीं है। अर्थात ग्रह से 9वां भाव, आप भाव से नोट कर लो, ग्रह से अब 5वां भाव मदद का भाव होगा, ग्रह से 9वां भाव उसकी बुनियाद होगा, और ग्रह से 10वां भाव होका होगा। ग्रह अपने से 8वें भाव में बैठे हुए ग्रह को टक्कर मारेगा, ग्रह अपने से तीसरे में अचानक चोट मारेगा। अब ये मेन चीज हमने बता दी। जैसे बृहस्पति पहले भाव में किसी का बैठा है, तो हमको इसको कैसे देखना है कि जो 5वें भाव में बैठा हुआ ग्रह होगा वो उसको मदद पहुंचा सकता है, वहां से मदद मिल सकती है।
या आप इसको फ्रेंड कह सकते हैं, फ्रेंडली बिहेवियर। और नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह की बुनियाद को डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर जो बैठा हुआ ग्रह अगर शुभ होगा, जितना अच्छा होगा वो उत्तम रहेगा। और अपने से 10वां भाव में बैठा हुआ ग्रह, अपने से 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह धोखे का होगा। अभी धोखे का मतलब क्या है कि इसका कोई भरोसा नहीं। यहाँ पर ये नहीं समझना कि 100% ये धोखा ही देगा। ये आपको फायदा भी दे सकता है, पर इट्स अ डाउटफुल। आप इसको धोखा ना लिख करके डाउटफुल लिख सकते हो, यानी कि इस ग्रह का भरोसा नहीं कि ये फायदा देगा कि नुकसान देगा। पर ये चीज हमें वर्ष फल में देखनी है। इसी प्रकार से ये मैं रिपीट करके बता रहा हूं जिन्होंने पहली बार नहीं लिखा था। अगर गुरु पहले में बैठा है तो 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा गुरु उसको टक्कर मारेगा। और वो टक्कर जो होगी वो सिर के बल होगी, सिर के द्वारा होगी। अब इसको भी समझना है हमने। आप किसी को अगर सिर से टक्कर मारते हैं तो यहाँ पर चांस ये भी हो जाता है कि आपके भी थोड़ा बहुत तो चोट लगती है। और जो सिर की टक्कर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर नहीं होती है, मतलब सामने वाले को ज्यादा डैमेज नहीं कर पाती है। एक तो नियम क्या बना, हर ग्रह से 8वां बैठा हुआ ग्रह, यानी ग्रह उसको 8वें में जो भी बैठा उसको टक्कर मारेगा। ऐसे हर ग्रह के साथ में आपने देखना है टक्कर का कंसेप्ट। और साथ में नियम क्या लिखना है कि अगर कोई भी ग्रह जो पहले भाव में बैठा है और जो 8वें को जो टक्कर मारेगा वो सिर के बल मारेगा। ये सिर्फ पहले भाव के ऊपर नियम लागू होगा। और इसका उल्टा 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह 5वें भाव में बैठे हुए ग्रह को पांव से टक्कर मारेगा, लात मारेगा। अब आप जानते हैं आप किसी को लात के बल पीछे से मारेंगे तो झटका जोर का लगेगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे जी हमारे तो टक्करें बहुत लग रही हैं, उस ग्रह ने उसको टक्कर मारी, उसने उसको टक्कर मारी। तो लाल किताब लिखती है कि वो उसके फल को बर्बाद करेगा। कौन? जो ग्रह टक्कर खाएगा उसका फल बर्बाद होगा। तो क्या ये हमने सभी की टक्कर को ऐसा मानना है? तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये मात्र एक नियम है। इस नियम में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टक्कर जो है वो पहले भाव में बैठे हुए ग्रह की और 10वें भाव में बैठे हुए ग्रह की टक्कर है। यानी कि 10वां भाव जो 5वें में बैठे हुए को टक्कर मारेगा वो टक्कर काफी ज्यादा तेज लगेगी और उससे ग्रह का फल बर्बाद होगा या खराब होगा। तो अब टक्कर वाले से तो आपको आज की क्लास में निजात दिला दिया, नहीं तो सारे कहेंगे जी बहुत सारी टक्करें लग रही हैं। तो थोड़ा रिलीफ दे दिया। अब इसका क्या मतलब कि क्या बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा टक्कर का? टक्कर का तो रिजल्ट आएगा, पर वो बहुत थोड़ा होगा, बहुत बारीक होगा। पर 10वां भाव जब टक्कर मारेगा तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले भाव में जब 8वें को टक्कर मारेगा उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये टक्कर क्या इम्पैक्ट पैदा कर सकती है? ये शारीरिक कष्ट दे सकती है, ये मानसिक कष्ट दे सकती है, ये आर्थिक कष्ट दे सकती है, ये ग्रह से रिलेटेड सिग्निफिकेशंस को खराब करने के रिजल्ट दे सकती है।
जैसे कि मान लीजिए कि गुरु के ऊपर राहु टक्कर मार दे, मतलब राहु 10वें भाव में बैठा हो और गुरु 5वें भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर जो राहु की टक्कर लगी, राहु की टक्कर मारेगा गुरु को, तो ये गुरु के फल को बर्बाद करेगा। गुरु के फल को क्या, बर्बादी का क्या है? पैसा रुपया पैसा जुड़ने में दिक्कत आएगी, ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी, आगे चल करके तरक्की उन्नति के रास्ते रुक जाएंगे, स्पिरिचुअल तरक्की उन्नति नहीं हो पाएगी, घर में बरकत नहीं हो पाएगी, लिए गए फैसले गलत साबित हो जाएंगे, लिए गए फैसले गलत साबित हो जाएंगे, गलत गलत विचार आएंगे। और अगर गुरु हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम देगा, क्या देगा? गुरु मोटापा देता है, कफ की प्रॉब्लम दे देता है गुरु, लीवर से रिलेटेड इश्यूज दे देता है। तो इस तरह से आपने बात को कहना है। ये टक्कर का कंसेप्ट था, और इसे भी वर्ष फल में ज्यादा से ज्यादा देखना है। कुंडली में तो देखना ही देखना है, पर वर्ष फल में इसका इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हर भाव से बैठा हुआ 10वां भाव में, यानी हर ग्रह से जो 10वां भाव है उसमें बैठा हुआ ग्रह धोखा देने की टेंडेंसी रखता है, यानी वो फायदा भी दे सकता है, वो नुकसान भी दे सकता है। वो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वो धोखा देगा कि वो देगा। अब ये धोखा किस प्रकार का होगा? धोखा कई, अगर वो फ्रेंड होगा तो धोखा अच्छा होगा। कहते हैं ना, अकल आ गई, कम दे करके ज्यादा बच गए। कई बार पता चला 10 लाख का नुकसान हो रहा है, किसी ने कहा 1 लाख रुपए दे दे, तेरे ये पैसे बच जाएंगे। तो आदमी सोचता है यार चलो लाख दे करके ही पिंड छुटा, नहीं तो 10 लाख रुपए देने पड़ते। या कई बार आदमी की हेल्थ खराब होती है और डॉक्टर उसका टेस्ट करता है, वो कहता है तेरे को तो भाई शुगर भी हो गई, तेरा थायराइड भी बढ़ गया, और तेरा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ गया, और अब तो तू तैयारी कर फिर आगे चलने की, क्योंकि तेने सुधरना तो है नहीं। कुछ डॉक्टर ने भी अच्छा खासा डरा दिया, कुछ टेस्ट ने डरा दिया। बंदा कहता है घर आकर कि यार मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, मेरे को तो पता नहीं चला, मैं तो लापरवाही करता रहा, मुझे इतनी इतनी बीमारियां हो गई, अब मैं क्या करूं? उसको बेचारे को बड़ा गुस्सा आएगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, इतनी गलत बातें क्यों हुई। पर उसी पल उसको एक किसी सज्जन आदमी के प्रवचन सुनता है और वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है, डाइट कंट्रोल करना शुरू करता है, लाइफस्टाइल को सुधारना शुरू करता है, टाइम पे दवा लेनी शुरू करता है, थोड़ा भगवान का नाम लेना शुरू करता है, मंदिर जाना लगता है, दान पुण्य करता है, सुनील वशिष्ठ जी से मिल लेता है। तो कुदरती क्या होता है कि उसकी लाइफ में चमत्कार होता है। फिर वो कहता है धोखा तो हुआ पर अच्छे वाला हुआ। जब 2 महीने बाद दोबारा टेस्ट कराता है तो पता चलता है कि उसके सारे मैक्सिमम चीजें नॉर्मल आने लगी है, और वो अपने आप को ज्यादा हेल्दी महसूस करता है। जो रिपोर्ट आने से पहले भी वो अपने आप को इतना हेल्दी महसूस नहीं कर रहा। तो धोखा तो हुआ कुछ पलों के लिए, पर उसके बाद वो धोखा उसको अच्छे में कन्वर्ट हो गया। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर धोखा देने वाला ग्रह मित्र होगा तो वो अच्छे में कन्वर्ट कर देगा, शत्रु होगा तो धोखा दे ही देगा। ये इंसानी बात है। कई बार दोस्त हमसे कड़वे शब्द कह देता है या हमारी बुराई हमारे मुंह पे ही कर देता है, वो अच्छा करने के लिए भी करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कंसेप्ट है। अब मुद्दा आता है तीसरे भाव में कि कोई ग्रह जो बैठा है वो अपने से तीसरे वाले को जब टक्कर मारता है तो ये टक्कर बहुत जबरदस्त वाली टक्कर हो जाती है। इसे अचानक टक्कर कहते हैं और तेज टक्कर कहते हैं।
अचानक का मतलब है एक आदमी, हम बड़े आराम से सीढ़ियों से उतर रहे हैं, पता चला पैर स्लिप हो गया, ऐसे इवेंट। अचानक से कोई, हम अपने सड़क पे आराम से चल रहे हैं, कोई स्कूटर वाला है वो टक्कर मार गया अचानक, जिसका कोई आइडिया ना हो, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे आपने सुना होगा ना, दो लोगों की शादी, मतलब कोई शादी थी, दो गुट आपस में लड़ मरे, गोलियां चलाई, मरने वाला कोई और ही था, जिनका दोनों गुटों से कोई लेना देना नहीं था, और कभी कभी तो ऐसे भी होता कि बारात वालों से भी कोई लेना देना नहीं था, अब वो मारा गया। ये ऐसी जो अचानक चोट पड़ती हैं जीवन के अंदर, ये सब यहाँ से आएगी। बड़े आराम से मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, पर उससे पहले मैं आपकी आज परीक्षा लेना चाहता हूँ और एक कुंडली देना चाहता हूँ कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, कितना नहीं। आप लोग उपायों में दिमाग लगाते रहते हैं, और एक किसी ने ग्रुप में पूछा था, केतु अगर चौथे में हो मात्र ऋण का, तो चांदी का कंसेप्ट पूछा था, वो गलत लिख रहे थे। केवल 4 टुकड़े जल प्रवाह करने हैं, बराबर मात्रा के। मैंने कोई वजन नहीं लिखा था, उन्होंने वजन भी लिख रखा था। वजन का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ 12, आपने ये समझना है, सिर्फ 4 टुकड़े लेने बराबर मात्रा में। बराबर मात्रा का मतलब आपने जैसे 1/1 स्क्वायर ले लिया या 2/2 स्क्वायर ले लिया, तो बाकी भी 2/2 स्क्वायर के होंगे। तो थोड़ा बहुत मिलीग्राम में फर्क होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिक्का नहीं लेना है। तो 100 ग्राम वाला कोई कंसेप्ट ऐसा जल प्रवाह वाला या 150 ग्राम वाला नहीं, ठीक है। नहीं सर, वो मैंने ही लिखा था, जल प्रवाह के लिए नहीं, मंगल वध के लिए आपने बोला था ना, 100 ग्राम के 4 टुकड़े, 400 ग्राम चावल लाल कपड़े में अच्छा बांध वो, के हाँ करना। वो अलग चीज है, वो अलग चीज तो उसमें 100 ग्राम देना है, 150 ग्राम का डाल सकते हैं है। हाँ वो टुकड़ा। डाल सकते हैं। हाँ गुरुजी, वो मुझसे हुआ था मिस्टेक। हाल किताब में सिंपल सा इतना है कि बराबर वजन लेने, बस। ठीक है, 150 बस 150 ले रहे हो तो 150 150 ले सकते हो, 200 200 ले रहे हो तो 200 200, अगर ठीक। 500 500 ले रहे हो तो सारे फिर 500। हाँ, मतलब नहीं, चारों मैंने ये इक्वल भी, होना चाहिए बस। लता जी ये आपने ये आपका भी कहा था कि टक्कर में एक छोटी रेक्टेंगुलर सी है। चीज पूछूं कि ना, छठे घर का राहु भी लग्न के गुरु को टक्कर मारेगा ना, खराब कर देगा ना? बिल्कुल मारेगा लता जी, बिल्कुल मारेगा। टक्कर हरेक को पड़ेगी, पर इंपॉर्टेंट टक्कर जिसका ध्यान रखना है वो 10वें में बैठा हुआ ग्रह जो 5वें को मारेगा, पहले में बैठा हुआ जो 8वें को मारेगा। ये 2 टक्कर ऐसी हैं जिसमें हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, उसका सिग्निफिकेंस भी डिस्टर्ब हो सकता है। बाकी टक्कर में बहुत हल्की टक्कर होती है, उसमें वो तो बहुत बुरी तरह डैमेज वाला मैटर नहीं है। वो नहीं, क्योंकि मैं सर इनमें क्यों पूछ रही हूँ, मैं क्यों पूछ रही हूँ, मेरी डॉटर के लग्न में गुरु और सूर्य है, और उसके 6 में राहु है, तो इतनी टक्कर यंग लगेगी, एज हो गया, बहुत यंग टक्कर बहुत लता जी टक्कर सवाल लगेगी। बाद में ग्रह होना, पूछिएगा। ग्रह अब होना चलिए, जरूरी है ना दोनों में, ग्रह होना जरूरी है ना दोनों में, जो भी टक्कर चलिए अब लगेगी। एक कुंडली बनाइए सब अपनी अपनी जगह। पहले भाव में राहु, पहले भाव में राहु, हाँ हाँ सुभाष। तीसरे भाव में शनि और चंद्रमा, 7वें भाव में केतु, 9वें भाव में मंगल, 10वें भाव में गुरु और शुक्र, 11वें में आवाज नहीं सूर्य आ रही। बुध, 11वें भाव में सूर्य बुध। दोबारा से बोल रहा हूं, कोई छूट गया हो तो बीच में चला गया था। पहले भाव में राहु, तीसरे भाव में शनि चंद्र, 7वें में केतु, 9वें में मंगल, 10वें में शुक्र और गुरु, 11वें में सूर्य बुध। और इस कुंडली का पूरा अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि पूरा अध्ययन आप लोग करते हैं उससे गुमराह हो जाते हैं। अभी थोड़ा सीखना है। तो आज का टास्क ये है, इस कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति बतानी है।
जल्दबाजी ना करें, बहुत सिंपल तरीके से साइड में अपने लिखें, और जब जवाब आ जाए तो हैंड रेज कर देना है। और अगर मैं कह दूं कि हाँ ये आंसर बिल्कुल ठीक है, तो बाकी लोगों ने अपना नीचे कर लेना है। ये नहीं कि सारे ही वही आंसर फिर देने लगे, तो कोई फायदा नहीं, टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। तुझे जो चंद्रमा कौन सा होगा, बलवान वाला के वीक वाला? संजीव, शनि और चंद्रमा, अभी चंद्रमा का मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा है सिर्फ गुरु का अध्ययन। सर 11वें में मरकरी बैठा हुआ है, इसलिए गुरु परेशान रहेगा। सूर्य और बुध 11वें में बैठा हुआ है, कोई ऐसे मत बोलो प्लीज। मैं अपने आप, मैं शर्त ये लूंगा जिसका कैमरा ऑन होगा उसी से बात करूंगा, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा मैं बात भी नहीं करूंगा। आलता जी आप शुरुआत कीजिए। नमस्ते सर। सर देखिए, इसमें 2, 5, 9, 12 चारों के अंदर कोई भी जुपिटर के एनिमी ग्रह नहीं है, तो वो एक पॉइंट में जुपिटर अच्छे हैं। लेकिन खुद ही शुक्र के साथ बैठे हैं, तो वहां पे वो थोड़े खराब हो गए क्योंकि वो दुश्मन के साथ बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, वैदिक तो नहीं बोलूंगी मैं यहाँ पे, यही बोलूंगी। नहीं, वैदिक की नहीं डिस्कशन करना। हाँ, डिस्कस नहीं करना है। आपके हिसाब से गुरु कैसा हुआ? मेरे हिसाब से गुरु अच्छा हुआ, खराब नहीं। खराब नहीं हुआ? हाँ, क्योंकि 2, 5, 9, 12 पहले देखूंगी ना, उसमें तो अच्छा है, उसमें तो कुछ बुरा नहीं है। बस एक जगह खराब है कि वो 10वें घर में बैठा है। वैसे नीच उस देखेंगे तो 10वें में नीच का भी हो गया और शुक्र के साथ बैठ गया, तो 50-50 वाली लता जी वो तो बोलना पड़ेगा ना कि गुरु नीच का है। हाँ, गुरु नीच का है। अगर हम देख रहे हैं तो हम बोलना पड़ेगा कि गुरु नीच का है। नीच का और शुक्र के साथ भी बैठा है। आप ये कह रहे हैं कि गुरु बेशक नीच का है पर गुरु अच्छा है। यस यस। सोनू जी ऐसे नहीं बोलना, बीच में म्यूट कीजिए अपने आप को। मेरे ख्याल में जब ऋण की बात आएगी ना सर, तो ऋण में उतना खराबी नहीं करेगा, मेरे को जितना समझ में आया। और वैसे नीच का गुरु है और शुक्र के साथ बैठा है, तो पीड़ित तो है। ठीक है। हाँ नीतू जी आप बताइए। सर केतु पीछे है और गुरु आगे है, तो इस तरह से भी गुरु अच्छा हुआ सर। नहीं ये कंसेप्ट नहीं है सर। गुरु सोया हुआ है। अच्छा, लेकिन 1 से 7 में गुरु होने से गुरु अच्छा माना ये होगा। 1 से 6 तक में गुरु अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन गलत ट्रैक पकड़ गए। अच्छा ओके, सुनील और पे सुनील जी। सर 11वें में बुध आ गया है तो गुरु को डेंट मारेगा, वो गुरु को डेंट मारेगा। ठीक है। हाँ पंकज जी, पंकज मल्होत्रा साहब। सर 1 पॉइंट से जो है गुरु कमजोर है। आपने जो 6 पॉइंट बताए थे उसमें से बुध 11वें में है, बस उस पॉइंट से गुरु कमजोर है, मतलब 6 पॉइंट में से 1 पॉइंट से कमजोर है। अच्छा, ये कितने बात लोग कहते हैं भाई गुरु नीच का है फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 10वें भाव में नीच का है ना गुरु। सर फर्क पड़ेगा, सैटर्न और मून भी तो टक्कर मारेंगे। सैटर्न और मून टक्कर मारेंगे। अच्छा, और सर गुरु शुक्र अपने शत्रु के साथ में है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा, और बुध भी आपका 11वें में है। गुरु अगर कमजोर होगा तो सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या होता है? इंसान की पढ़ाई खराब होती है, यही होता है ना। उसकी पढ़ाई में व्यवधान आते हैं, उसकी पढ़ाई में दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है, यही मानते हो ना? ठीक है। ये व्यक्ति एक IITians है, IT प्रोफेशनल है और IIT कानपुर का बंदा है। अब आप बताओ, एक IIT एग्जाम पास करने में ये कितना टफ एग्जाम है। जनरल कैटेगरी से है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ऐसा नहीं कि किसी रिजर्वेशन के तहत उसका एडमिशन हुआ हो। ये मैं अपना पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुंडली लेकर के आया हूं, जो मैं आप लोगों को शुरू से समझा रहा कि लाल किताब किस तरीके से प्रेडिक्शन करना बताती है। अगर हम लाल किताब की चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको परसेंटेज वाइज चीजें समझ में आएंगी कि गुरु का फल क्या है।
इसीलिए मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि फलाना ग्रह फलाने भाव में तो उसका क्या रिजल्ट बताए कोई। आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं और मैं जेन्युइनली जानबूझ के मना करता हूं। चाहने को मैं बोल सकता हूँ 4 बातें, अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, मुझे मालूम है कि कौन सा ग्रह किस भाव में क्या क्या कर रहा है। 2 लाइन तो मैं बोल ही सकता हूँ कम से कम, पर उससे आप लोग गलत ट्रैक पे जाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर जो लोग ये सोच करके बैठ गए कि गुरु जो है 10वें भाव में बैठा है, जो नीच राशि में बैठा है, उसके साथ में यहाँ पर शुक्र बैठ गया है, तो ये तो हालत खराब हो गई इसकी तो, गुरु ग्रह की तो। परंतु हमने तरीका ही दूसरा पकड़ा है। तरीका वो पकड़ा है जो लाल किताब ने बताया है। लाल किताब ने 2, 5, 9, 11 और 12, लता जी 11वां बोल गई, उनको पितृ ऋण वाला याद रह गया। ठीक है, तो वो 11वें को भी हमने पकड़ना है। अब 11वें में प्रॉब्लम एक ही है, बुध की, ओनली वन। फिर भी बुध से मैंने बताया था आपको, बुध पीड़ा दे दे, शुक्र पीड़ा दे दे, ये 20% से ज्यादा डेंट नहीं मारता। सबसे ज्यादा डेंट मारता है राहु। राहु यहाँ पर चीजों को खराब करने वाली बात में आ जाता है। तो एक प्रकार से 80% तक यहाँ पर बृहस्पति को ताकत मिली हुई है इस आदमी को। और ये अभी तैयारी कर रहा है कि जिन बच्चों को IIT की तैयारी करवाते हैं ना, उनकी मतलब लेक्चररशिप प्रोफेशन और उसको ट्रेनिंग देना, ये सब चीजें बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति है। मैं इसलिए इस व्यक्ति की जानबूझ के कुंडली, क्योंकि आज ये सज्जन आए थे, मेरे बहुत पुराने क्लाइंट है वैसे, पर आज जब मेरी निगाह इनके ऊपर पड़ी तो मुझे लगा कि आज इनकी कुंडली आपके सामने रखनी चाहिए। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है वो भी हम उस तरीके से भी जाएंगे। तो एक तो हमें इस कंसेप्ट से बाहर आना है कि हमने ग्रह कौन से भाव में बैठा उस हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं। जब तक पूरी कुंडली को आप नहीं देख लेंगे, जब तक आपने ये काम नहीं करना है। फिर किसी ने कहा कि तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि और चंद्र टक्कर मार रहा है गुरु को और शुक्र को, शनि की और चंद्र की टक्कर। तो ये टक्कर जो होंगी बाकी भावों से आने वाली, ये टक्करें उनके आम जीवन में बहुत थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करेंगी। ऐसा नहीं होगा कि वो गुरु के और शुक्र के फल को ही उड़ा दे। इसलिए भी ये कुंडली में लेकर के है, क्योंकि इनकी शादीशुदा जिंदगी भी है अपनी। गुरु और शुक्र दोनों उड़ेंगे एक प्रकार से, क्योंकि शनि और चंद्र तो दोनों को ही टक्कर मारेंगे ना, तो उनके फल को बर्बाद नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं, हिंदुस्तान में IITians कोई इतने साल से नौकरी IT में कर रहा है, तो अब सैलरी भी उसकी ठीक ठाक ही होगी, हम लोगों से तो बहुत बढ़िया है। तो इसका मतलब शुक्र के हालात इतने खराब नहीं है, घर है, अपना मकान है, अपनी गाड़ी है, अपना सुख सुविधाएं सारी है। तो ये चीज मैं समझाने के लिए है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब मुझे प्रॉब्लम इसमें से कौन बताएगा? पहले भाव का राहु कैसा है? सूर्य को डेड मारा। पहले भाव में एक एक करके एक टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरे पे नहीं करेंगे, इससे है ना आप लोग भटकेंगे नहीं। तो जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ वो ही चीज का हमने जवाब देना है। आपको मैं सारे करवा चुका हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पहले भाव में राहु कैसा असर देगा? अच्छा नहीं होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा सर। सन को डेंट मारेगा। सर राहु सीधा सीधा 7th हाउस को देख रहा है, उसकी दृष्टि 7th हाउस पे जा रही है, जो मैरिज का मतलब जल्दबाज होगा, हेल्थ इशू होगा सर। सूर्य को ग्रहण लगा दिया सर, जहाँ पे भी बैठा तो सूर्य को ग्रहण लगा रहा है। सर मैं बताऊं? ग्रहण लगा रहा है, ठीक है, मैं बहुत बताऊं सर? बढ़िया। हाँ जी सर सचिन बोल रहे हैं। हाँ सर, हाँ, ये यहाँ राहु जो है फर्स्ट हाउस में आकर के आदमी को डबल माइंडेड बनाते हैं। डबल माइंडेड नहीं, कई माइंडेड बना देते हैं। अच्छा ठीक है सर। सर मैं बताऊं, एक्चुअली राहु के पावर को यूज बहुत अच्छे से किया है इन्होंने, इसीलिए यहाँ पर राहु फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा।
जी, कौन बोल रहे हैं आप? जी, मनमोहन राजपूत बोल रहा हूँ सर। हाँ मनमोहन जी, इसके पीछे जी। का रीजन आप बताइए स्टूडेंट्स को। सर यहाँ पर राहु कई प्रकार की दिमागी योजनाओं को, प्लानिंग्स को और एक बोलते हैं स्पार्कस को क्रिएट करेगा, और उनको बहुत अच्छे से इन्होंने टेक्निकली यूज किया है, इसीलिए ये पॉजिटिवली उसको लेकर के जाएंगे। राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट को ये यूज कर रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कहाँ से देखा आपने? सर एक्चुअली सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं बुध के साथ है। बुध उनको जुपिटर के साथ पावर दे रहा है, तो सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन मंगल को पावर दे दिया। सूर्य बुध साथ में है, पर गुरु कैसे पावर दे रहा है? नहीं सर, राहु मंगल राहु को सपोर्ट कर। सारे मत बोलिए प्लीज, सारे मत बोलिए, नहीं तो मैं इस टॉपिक को भी यही बंद कर दूंगा। सारे मत बोलिए, बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, इससे आप लोगों को क्लैरिटी आएगी, है ना। मनमोहन जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, काबिले तारीफ प्रयास किया है। आपको जो चीजें बताई गई है, आप आंखें फैला फैला करके देखो कि राहु को कहाँ से मदद मिल रही है, क्यों मदद मिल रही है, क्या कंसेप्ट क्या है, वो चीज आप मंगल से मदद, मंगल ने बुनियाद मजबूत कर दी है राहु की, और जुपिटर को पावर दे दिया है नाइन्थ हाउस में। मंगल चूंकि फ्रेंड है उसका। मनमोहन जी अब पकड़ में आया ना चीजें। आपने पहले भी सही बोला था, आपने बिल्कुल सही था, पर अब हम लॉजिक के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि राहु की बुनियाद में मंगल बैठा है। राहु हाथी है, मंगल उसका महावत है। राहु जब तक कंट्रोल्ड वे में नहीं होगा, जब तक आपको फायदा नहीं देगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। राहु को अनियंत्रित छोड़ दोगे तो फिर वो मल्टीटास्किंग वर्क वाला आदमी तो बना देगा, पर उसको पहुंचने कहीं नहीं देगा। इसलिए हाथी जब तक कंट्रोल में रहेगा, जब तक महावत उसके ऊपर बैठ करके उसको दिशा दिखा रहा है और उसके ऊपर अंकुश लगा करके बैठा हुआ है। मंगल ग्रह को ही हाथी का महावत कहा गया है लाल किताब में। मंगल महावत की तरह काम करेगा। मंगल कौन है? मंगल वो है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, मशीनरी ज्ञान है। ये क्यों लिया यार? एक तो भैया झगड़ा जो घर में करा करो ना, ये म्यूट करके करा करो। अनम्यूट करके करते हो, इससे एक तो तुम्हारी सारी पोल खुल जाती है। बाद में कहीं कहते रहना हमारा गुरु ग्रह यहाँ बैठा है, बुध यहाँ बैठा, कोई नहीं मानेगा। ये सारे ज्योतिषी बनने वाले हैं, है ना, और फिर बाद में छेड़ेंगे मैसेज लिख लिख करके। तो इसलिए प्लीज अपने आप को पहले म्यूट करो, जिनकी स्थिति जो है गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। तो मंगल ग्रह जो होता है वो टेक्निकल प्लैनेट होता है, मशीन का ज्ञान रखने वाला प्लेनेट होता है, खास करके छोटी मशीनरी का काम। ये इन्हें मशीन लर्निंग एक कोर्स होता है, उनके भी ये मास्टर हैं। साइबर सिक्योरिटी में भी आज के टाइम में ये काम कर रहे हैं। तो आपको अब सिक्योरिटी देने का काम किसका है? मंगल का काम है सिक्योरिटी का, है ना। तो हमें उन चीजों को पकड़ना है कि यहाँ पर, चलो हमें इतनी बात नहीं पकड़नी है किसी इंसान के बारे में। मुझे तो चलो पता है कि साइबर सिक्योरिटी में है, क्योंकि उन्होंने बता दिया, पर मैं भी अगर मुझसे वैसे पूछते तो मैं नहीं पता लगा सकता। पर मुझे ये पता होना चाहिए कि इनको मदद जो आ रही है वो मंगल की तरफ से आ रही है, क्योंकि मंगल वहां पर बैठा हुआ है। और इसको 10वां भाव, अब राहु से 10वां, जिन्होंने यहाँ पर कौन बैठा है? गुरु बैठा है और शुक्र बैठा है। राहु के मामले में ये धोखे के ग्रह हो गए। किसके लिए धोखे के ग्रह हो गए? राहु के लिए हो गए। राहु को ये मदद नहीं पहुंचाएंगे, ये धोखा देंगे। अब धोखा अच्छा भी हो सकता है, धोखा बुरा भी हो सकता है। अब धोखे की जब भी बात आएगी तो मैंने क्या कहा था, वर्ष फल में देखना है। यहाँ तो समझ लेना है कि ये डाउटफुल है मामला, यहाँ इनसे इनको पीड़ा मिलेगी, है। अब वर्ष फल में इस कंसेप्ट को देखना है। अगर हम टक्कर के कंसेप्ट को देखें तो इनकी लाइफ के अंदर टक्कर सिर्फ एक ही जगह से लग रही है, जो शनि चंद्र बैठ करके शनि चंद्र और शुक्र को मार रहे हैं। जितनी कम टक्कर कुंडली में होगी, ये ध्यान रखना, जितनी कम टक्कर होगी कुंडली के अंदर,
उतना ही ठीक है, ज्यादा टक्करबाजी ठीक नहीं होती। एक आदमी सड़क पे चले और टक्कर खाता फिरे, वो भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। वो बात अलग है कि वो थोड़ा मजबूत ज्यादा हो जाता है टक्कर खा खा करके, पर इतना मजबूत भी नहीं होना कि आदमी परेशान हो जाए। तो ये कुंडली किस प्रकार से देखी जाती है आप लोगों को समझ में आया। सर राहु भी तो एक कंसेप्ट की बात करते हैं सर, जो है राहु सूर्य की। हाँ जी, तो इसमें राहु भी शनि और चंद्रमा को टक्कर मार रहे हैं। तीसरा टक्कर मार रहा है तो अचानक उन लोग का मैं वहीं पर ही आ रहा था प्रताप जी। अब सूर्य को आप देखें तो सूर्य का तीसरा जो गिनेंगे, सूर्य से तीसरा स्थान गिनेंगे तो राहु आ रहा है। तो यहाँ पर सूर्य जो है तीसरी टक्कर मार रहा है, किसको मारेगा? राहु को मारेगा। ये मामला गवर्नमेंट से रिलेटेड हो जाता है, सरकार से रिलेटेड हो जाता है। राहु और किसको टक्कर मारेगा? शनि चंद्र को टक्कर मारेगा। और ये जो टक्कर होगी ये अचानक से आने वाली टक्कर होगी और बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर होगी। अब इस कुंडली के अंदर अगर हम आपसे कहें कि पितृ दोष देखिए तो क्या पितृ दोष है? अब ऋणों पे चलते हैं। किसी तरह का पितृदोष नहीं है सर। नहीं है, किसी भी तरह का क्यों नहीं है? ऋण नहीं है तो बाकी के ऋण एक तो सवरेन सर 2, 5, 9, 12 में कोई ग्रह नहीं है। वेरी गुड। 2, 5, 9, 12 में कोई ग्रह नहीं है, या आप कह सकते हैं राहु बुध शुक्र नहीं है। ठीक है, कोई नहीं। तो भाई पितृ ऋण तो नहीं बना। फिर हम चलते हैं कि और कौन सा ऋण बना? तीसरे भाव में चंद्र। तीसरे भाव में चंद्र, बहुत बढ़िया बताया आपने। तीसरे भाव में जो चंद्र आएगा तो कौन सा ऋण बनेगा? तीसरे और छठे में जब चंद्रमा आता है, बहन बेटी का ऋण। तो ये बहन बेटी का ऋण बना। पर अब हमने क्या देखना है कि जब पितृ ऋण नहीं बना है तो जो बहन बेटी का जो ऋण होगा ये बहुत हल्का पड़ जाएगा। बहुत हल्का पड़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं समझना कि वो ऋण नहीं माना जाएगा। ऋण माना जाएगा पर वो हल्का हो जाएगा, बहुत सीवियर नहीं। इनकी बहन को मानसिक समस्या है, ठीक है, चंद्र की वजह से, तो ऑटोमेटिक भी थोड़ा एक प्रॉब्लम है। और ऋण अगर हम देखें तो और कोई ऋण देखिए कहीं आ रहा है सर? एक बात है, जाली माना होगा, जाली माना ऋण। जाली माना ऋण कैसे होगा? जाली माना ऋण 11वां में सूर्य है। 11वें में सूर्य। वेरी गुड। क्या रेमेडी करनी चाहिए? साल में एक बार लोगों को खाना 108 गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। और मछलियों को खाना खिलाना चाहिए। मछलियों को भी खिलाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो चलो पकड़ में आ रही हैं चीजें। सर दूसरा एक चीज आप बोल रहे थे कि गुरु और शुक्र दशम स्थान में है जी, बराबर है? तो इसका मतलब कि दोनों शत्रु ग्रह जब भी दशम भाव में बैठते हैं तो कुंडली अंधी बन जाती है जी। अंधी कुंडली का भी कॉन्सेप्ट आता है ना, तो शनि वहां डिस्टर्ब हो जाता है। जी जी। अंधी जो होती है, इसमें अंधापन जब तक नहीं आएगा जब यहाँ पर सूर्य और सूर्य के दुश्मन ना आ जाए। तो एक तरह से अंधी, देखिए अंधी कुंडली का कंसेप्ट मैंने समझाया था कि जिसको अपनी डायरेक्शन ना पता चले। और भरत जोशी जी आप पूरी तरह से गलत नहीं है। अच्छा, आपने को काफी हद तक ठीक बोला कि जब गुरु और शुक्र जो है दुश्मन होंगे, पर वो जो अंधपना हो बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का, एक जैसे कंफ्यूजन सी स्टेज नहीं होती वो, बस जस्ट इस टाइप की। बाकी तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पढ़ी और फिर अपनी नौकरी में लगातार बने हुए हैं, कंटिन्यूस बने हुए हैं। अंधे जो टेवे होते हैं या जिसमें वो चीज होती है, तो वो लोग बोलते हैं कभी नौकरी करते हैं, कभी बिजनेस करते हैं, कभी किसी के यहाँ काम करते हैं, कभी मामा के यहाँ काम करते हैं, कभी चाचा के यहाँ काम करते हैं, कई जगह टिक नहीं पाते। और उनसे पूछो तो भाई क्या करें, तो वो कहते हैं मेरी जान को एक ही मुसीबत, मुझे कोई ये बताने वाला आज तक नहीं पैदा हुआ कि मैं क्या करूं। अच्छा, वो है अंधा।
तो फिर हम उसमें कहते हैं भी अंध विद्यालय में जाकर के 10 अंधे लोगों को भोजन कराओ, ये कराओ, फिर उसके दोष का काम करते हैं। और कोई ऋण इसके अंदर? अच्छा सर, तीसरे भाव में शनि और चंद्र दोनों मिलते हैं तो विषयोग भी हो जाता है आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ विष दोष का जिक्र लाल किताब में तो नहीं है। अच्छा अच्छा। फिर कैसे देखेंगे अपन? अच्छा अच्छा। इनकी सिस्टर को होगी ना चंद्रमा ये पीड़ित तकलीफ, है। आपने बताया, तो तीसरा भाव जो है वो ब्रदर सिस्टर्स का भी होता है ना, छोटे ब्रदर से छोटे तो sister। फिर आपने कैसे कह दिया राहुल की वो सिस्टर ही होगी? तो मैंने बोला है ना तीसरे हाँ, भाव मैं में। वही कह रहा हूँ, मतलब आपके बात से ही आगे कह रहा था। नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ कि भाई भी तो हो सकता है। पर आपने प्रॉब्लम बता दी ना सर की सिस्टर थी तो। ना फिर तो बात सेट करने वाली हुई ना। सर फिर तो एक यहाँ क्लास में ऐसी बता दूंगा जिसमें आप 10 बातें बोलेंगे वो ठीक ही जाएंगी। सर यहाँ बुध शनि का परिवर्तन वाला योग लगता है क्या? बुध शनि का परिवर्तन योग लगता है, चेंज वाला? कैसे कैसे लग जाएगा? बुध तीसरे और छठे भाव का मालिक है और वो शनि वैदिक 10वें 11वें का मालिक है। अच्छा, वो वैदिक के हिसाब से नहीं देखते यहाँ? नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, वो ओके, चीज नहीं है। सॉरी सर। कोई बात नहीं। शनि और चंद्र जब इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छा वो मैंने करवाया नहीं आप लोगों को, मशनूई का कंसेप्ट करवाया नहीं अभी। हाँ वही वही। चलो वो छोड़ो, फिर शनि चंद्र जो होते हैं इकट्ठे होने से सर मसनोई ग्रह नहीं करवाया आपने। इफेक्ट पड़ जाता है, केतु खराब हो जाता है, वही वही। के असर देने लगता है ना। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया ये सेशन रहा। से मुझे पता चला कि चीजें तो आप लोगों को काफी हद तक पकड़ में आ रही है, बशर्ते कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, है ना। सर एक सवाल था, हाँ ये जी। शनि और चंद्रमा की बुनियाद, यस सर, मैं भी यही कह रही थी। जहाँ सूर्य और यस बुध है। सूर्य और हाँ। बुध उसकी बुनियाद सर, शनि और मंगल। बिल्कुल बिल्कुल प्रताप जी, वो हर ग्रह से रहेगी, हर ग्रह से पांचवा ये उसका बुनियाद मददगार अच्छी रहेगा। है या खराब है सर? ये अच्छी बुनियाद है प्रताप जी, ये सर बुनियाद सर अच्छी है, ये खराब सर नहीं है। ऐसे तो बहुत सर सारी ये बुनियाद कैसे है पता सर, चलेगा केतु कि भी अच्छी है या बुनियाद खराब है? देखिए कारण क्या है, अगर आप सूर्य बुध से पांचवे गिनेंगे तो शनि आ जाएगा। 1 2 3 4 5 यानी कि Yes, इसका sir. क्या मतलब हुआ कि शनि सूर्य की मदद करेगा। Yes, sir. ये पिताजी की आज ये बता रहे थे, शायद 88 इयर्स ओल्ड की इनके पिताजी हो गए। तो सूर्य तो पिता है और शनि आयुष्य है, और अगर शनि मदद नहीं करता और इनके खिलाफ खड़ा हो जाता तो पिता को डेंट जरूर लगता, मेरा ये मानना है। अगर ये सूर्य शनि आपस में नहीं होते और इन्हीं के साथ ही रहते हैं, फादर इनके साथ रहते हैं, ये फादर, और इनके अनुसार फादर के हालात ठीक है, मतलब उनको कोई विशेष बीमारियां नहीं है, वो एक बुढ़ापे की छोटी मोटी जो चलती रहती हैं, उनको अगर छोड़ दें तो कोई विशेष बीमारी नहीं है, है ना। तो सर एक चीज और सर एक एक चीज और सर, अगर हम इसकी बुनियाद देखें शनि और चंद्र की सर, सूर्य और ये जो बुध है सर, ये इसका 9वां है, तो ये इसको पढ़ाई में और प्रोफेशन में भी सूर्य हेल्प करेगा ना, क्योंकि शनि प्रोफेशन हो गया तो सूर्य गवर्नमेंट या फादर या सब हो गए, एंड एजुकेशन भी हो गई मरकरी। तो मरकरी जो भी करेगा, जो भी पढ़ाई ये करेंगे वो उनको प्रोफेशन में काम में आएगी सर, ऐसा देख सकते हैं। सोनू जी, पहली बात तो हम गलत पकड़ रहे हैं कि मरकरी का पढ़ाई से नहीं देखें, वो इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस, so उतना इंटेलिजेंट, ओके सर। सर लेकिन उतना का इंटेलिजेंट नहीं होगा, इंटेलिजेंट था जब तो पढ़ाई करी। सर वो 3-11 की दृष्टि का क्या पढ़ेंगे? 3-11 की दृष्टि पड़ रही है ना, तो उसमें एक्टिव क्या का पढ़ा जाएगा? 3-11 मत बोलिए, तीसरा बोलिए। अच्छा सर, वो त्रि एकादश संबंध जो है वैदिक में है, द्विद्वादश संबंध, त्रि एकादश संबंध, चतुर्थ दशम, गुरुजी पिता को डेंट क्यों नहीं पड़ा? पंचम। गुरुजी पिता को डेंट क्यों नहीं पड़ा? गुरुजी अच्छा आप सारे बंद करो, सारे बंद करो, मुझे लगता है मछली बाजार बनता जा रहा है, ज्यादा बेटर बनता है। सर एक चीज, सर एक क्वेश्चन है। जब भी आप लोग गड़बड़ करते हैं ना, मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो जाता है, उससे सारे वाइब्रेशन खराब हो जाते हैं। मैं चाह रहा था कि और कुंडली आपको
दिखाऊं? गुरुजी गुरु शुक्र को राहु टक्कर मार रहे हैं क्या? 1 से 10वें में देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम यहाँ पे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 10वें में कोई टक्कर नहीं मारता। सर एक क्वेश्चन है गुरुजी। हाँ बताइए गुरुजी, एक क्वेश्चन है मेरे। हाँ बताइए। हेलो, आप बोलिए बोलिए साहब बोलिए। सर यह वो जो मरकरी और वेनस वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो मरकरी तो आगे निकला है वेनस से, हाँ जी बिल्कुल। वही क्या यहाँ पर मरकरी वीनस से आगे निकल गया है, मरकरी वीनस से आगे निकल गया है, तो वो पति पत्नी के बीच के मतभेदों को दिखाता। ठीक है, मरकरी वीनस के पीछे रहना चाहिए, मरकरी वीनस के पीछे न रहना चाहिए, पर ये आगे निकल गया है। तो मैंने आपको बताया था कि इससे वीनस की शक्ति कमजोर हो जाएगी, यानी कि रिलेशनशिप की ताकत कमजोर हो जाएगी। अरे जिंदगी जरूर शादीशुदा है वो चीजें। चलिए एक कुंडली और नोट कीजिए। पहले भाव में शनि और राहु, 7वें भाव में शुक्र और केतु, 8वें भाव में सूर्य बुध मंगल, 10वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में गुरु। मैंने मंगल बद करवा दिया क्या? नहीं करवाया ना? यस करवाया बस, ठीक है ठीक है। सर एक बार रिपीट कर देंगे? पहले भाव में शनि राहु, 7वें भाव में शुक्र केतु, 8वें भाव में सूर्य बुध मंगल, 10वें भाव में चंद्रमा और 12वें भाव में गुरु। आज सचिन कुमार जी। सर इसमें सर 8वें भाव में सूर्य बुध और मंगल है, तो मंगल बद है, प्लस जो है सूर्य बुध और मंगल कहाँ पर है? 8वें भाव में। तो आपने कहा मंगल बद है। मंगल बद नहीं है सर। मंगल नहीं क्या सर? मंगल बद। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रयास किया संजीव शर्मा जी। सर शनि राहु की टक्कर है 8वें भाव पे। 8वें भाव पे टक्कर गुरु जी। मंगल दोष हुआ है सर, 8th हाउस में मंगल है तो। पहले से 8वें पे एक तो टक्कर लग रही है जी। जी बहुत सर मंगल दोष हुआ है, मंगल दोष हुआ है। तीन ग्रह जो है गुरु की बुनियाद बन रहे हैं, सूर्य बुध मंगल 12वें में, 5वें पे मतलब गुरु की बुनियाद का काम कर रहे हैं। इसमें भी लगा, इसमें भी चार्जर लगा, इसमें भी बैटरी खत्म हो गई। बृहस्पति अच्छा है, गुरु अच्छा है। गुरु निर्दोष है सर, गुरु की बुनियाद का काम कर रहे हैं सर ये 8वें में जो 3 ग्रह बैठे हुए हैं। सर बुध अच्छा नहीं होता 8th हाउस में, और मंगल दोष भी हो रहा है ना 8th हाउस में अगर मंगल है तो। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो ही आप लोग बताइएगा, अपने आप से आप जो मर्जी बोलेंगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा, मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा। पहला मुझे सो बताइएगा इनका शुक्र ग्रह कैसा है, हैंड रेज कीजिएगा बस। हाँ नितिन जी। सर 7th हाउस के कारक शुक्र और बुध होते हैं, तो शुक्र वहां पे है। और पर आपने पहले वाले केस में भी और इसमें भी अभी तक हमने 7th में केतु कैसा है वो क्योंकि डिस्कस नहीं किया था, तो वो मैं नहीं बोल सकता। हाँ, पर क्योंकि उसका कर्म भाव है तो ठीक है। पर शुक्र जो है वो बुध के पीछे है, तो कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम होगी। मतलब अगर आप देखेंगे तो वैसे ठीक है, बट क्योंकि बुध से पीछे है तो फिर वो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया। अब बाकी के हैंड रेज डाउन हो जाओ, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। यहाँ पर देखिए शुक्र 7th भाव में बैठा और बुध 8वें में हो गया। बुध एक कदम आगे चला गया है। यही बात मैंने बताई थी, ऐसे शुक्र को डेंट लग जाता है। और शुक्र हमारे रिलेशनशिप का सबसे बड़ा ग्रह है। शादी के घर में केतु ग्रह बैठा हुआ है साथ में। केतु बहुत ज्यादा गर्म प्रकृति का ग्रह होता है। सूत्र याद रखिएगा, शुक्र का जब भी गर्म ग्रहों के साथ पाला पड़ेगा
शुक्र ग्रह का जब भी गर्म प्रकृति के ग्रहों के साथ पाला पड़ेगा, मतलब उनका संबंध बनेगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए सब लोग, थैंक यू। उनका संबंध बनेगा तो पत्नी का स्वभाव गुस्सेल हो जाएगा। अब गर्म ग्रह कौन से हैं? सूर्य, मंगल और केतु। ये तीन की प्रकृति हमेशा याद रखना, सूर्य, मंगल, केतु, ये तीन ग्रह प्रकृति इनकी गर्म है। अब शुक्र इनके साथ बैठ जाएगा तो पत्नी का स्वभाव भी खराब हो जाएगा। तो उससे ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप प्रेडिक्ट कर सको कि यहाँ पर उसके जीवन साथी का ग्रह किस प्रकार से उसके स्वभाव पर असर डाल रहा है और मैरिज को डिस्टर्ब कर रहा है। अब नितिन जी ने कहा था वो नहीं बताया, तो मैं बता रहा हूँ, शुक्र और राहु का मेल भी अच्छा नहीं होता और शुक्र और केतु का मेल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि शुक्र के तीन दुश्मन मैंने बताए थे। सूर्य बताया था, राहु बताया था और चंद्रमा बताया था। आपको ये तीन दुश्मन बताए थे और यहीं से स्त्री श्राप निकला था सप्तम से, तो इसी आधार पर निकला था कि वो शुक्र के तीन शत्रु हैं। इसी प्रकार से शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए, शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ जाए, शुक्र के साथ राहु बैठ जाए, वो रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होते। क्लियर हुआ बात? बहुत सिंपल है। तो यहाँ शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन पत्नी के स्वभाव को खराब करेगा। बुध शुक्र से आगे निकल गया तो यानी कि वो शुक्र पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। कौन नहीं कर पा रहा? बुध नहीं कंट्रोल कर पा रहा। बुध तो पहले आगे चला गया, दिमाग आगे चला गया, शुक्र पीछे रह गया। मैंने आपको डिटेल में समझाया था, शुक्र हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी लस्ट है। हम एंजॉय करने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं। अगर उन साधनों में हम अपना दिमाग का यूज करें कि ये कानून के तहत ठीक है कि नहीं। अब एंजॉयमेंट तो कई तरह के होते हैं। अब एंजॉयमेंट तो ऐसे ऐसे भी होते हैं जो नशा होता है। अब नशा भी एक प्रकार का एंजॉयमेंट है। अब जो लोग नशा करते हैं उनसे पूछो किस लिए कर रहे हो, कर एंजॉय कर रहे हैं, परंतु वो कानून के हिसाब से भी अच्छा नहीं है और नैतिकता के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। तो जो यूज कर रहे हैं इसका मतलब वो सही मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर जो व्यक्ति सही मस्तिष्क का उपयोग करेगा उसके दिमाग में कई बातें आएंगी कि पहले बात ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं, दूसरी बात ये समाज के अच्छे लिए नहीं, तीसरी बात ये कानून की दृष्टि में अच्छे नहीं, चौथी बात मेरे परिवार के लिए अच्छे नहीं। तो भाई अपन तो नहीं करेंगे। इसे कहते हैं कि बुध ने शुक्र को कंट्रोल कर लिया कि उसने एंजॉयमेंट के लिए अपने आप को खराब नहीं होने दिया। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, अब वो ये जरूरी नहीं कि ये लोग नशे में जाएंगे। ये व्यक्ति बिल्कुल भी नशा नहीं करता, मैं इस कुंडली में ये बता दूं। और आप लोगों ने उसका सही जवाब भी दिया है कि गुरु 12वें में बैठा जरूर है, परंतु दूसरे में, 5वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में कोई भी ऐसा पापक ग्रह नहीं बैठा हुआ जो गुरु को डिस्टर्ब करता हो। इसलिए ये एक ऐसा व्यक्ति है, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति है जो नशे की, जो नशा तो छोड़ो बहुत बड़ी बात है, सुपारी भी मुंह में नहीं चापता, सर राहु का भी सिगरेट effect होगा मुंह में नहीं लेता और किसी प्रकार का कोई एडिक्शन नहीं है इसकी लाइफ के अंदर। ये इसके गुरु की ताकत है। परंतु प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ रही है शुक्र से रिलेटेड। ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मैरिज लाइफ, ए लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द रिलेशनशिप, और वाइफ जो है वो बहुत सुंदर है परंतु स्वभाव बहुत गड़बड़ है। दोनों झगड़ा करते हैं, पूरा मोहल्ला देखता है, मतलब उस तरह की फाइट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर कहां से आ गई? यहां से आ गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है मल्टीपल रिलेशनशिप डेवलप करने की प्रवृत्ति। अब लस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने कहा कि एक नशा। तो उसमें अपना बुद्धि का उपयोग ना करना। अब बुद्धि कहाँ है? बुद्धि तो अष्टम भाव में बैठी हुई है। जब भी बुद्ध को देखो तो प्रेडिक्शन करने का सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है? आप ये देखो कि बुद्धि कहाँ बैठी है। बुद्धि 8वें में बैठी है
अब 8वें में किसके साथ बैठी है? वो मंगल के साथ बैठी है। मंगल कौन है? वो फिर गर्म ग्रह। अब जो भी गर्म ग्रह के साथ बैठेगा वो खुद गर्म हो जाएगा। अब बुद्धि कौन हो? बुद्धि होगी गर्म, हॉट। और सूर्य भी साथ में ही बैठे हैं। सूर्य कौन है? हॉट। बहुत कॉमन सेंस से बता रहा हूं मैं आपको। तो बुध भी हो गया हॉट, बुद्धि क्या हो जाएगी? हॉट। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर। अब बुद्धि काम कब करेगी? अच्छा, गुस्से में बुद्धि काम ज्यादा अच्छी करती है कि शांति भाव में बुद्धि ज्यादा अच्छा काम करती है? नेचुरल चीजें सबको पता है ना। अपने को जब कहते हैं ना ठंडे दिमाग से सोच भाई, ठंडे दिमाग से, है ना। जब आदमी घबराता है कहते हैं सब यही सलाह देते हैं, तू मुसीबत आई है ना, कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो। यानी कि बुद्धि को काम करने के लिए क्या चाहिए? ठंड चाहिए। ठंड है नहीं बंदे के पास, क्या आ गई? गर्मी आ गई। अब गर्मी में तो पहले से ही बेचारा पड़ा था, ऊपर से बुद्धि है शमशान भूमि वाली, यानी वीराने वाली, सेपरेटिव इन नेचर। और ऊपर से रही खई टक्कर शनि और राहु ने भी मार दी। अब बुद्धि काम कैसे करेगी? अब समझने वाली बात तो ये है कि गुरु इतना अच्छा होते हुए भी, अब यहां पर गुरु कल्प्रेट नहीं बना, मतलब गुरु मेन नहीं बना, वो तो चलो बढ़िया हो गया, उसके बावजूद भी व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती। अब काम नहीं करती का मतलब ये नहीं कि मिलेगा तो आपको बेवकूफ लगेगा, बिल्कुल नहीं। बहुत समझदार, ओवर स्मार्ट, पर काम और हरकतें ऐसी कि कोई देखेगा तो ये कहेगा महाबेवकूफ आदमी है, क्योंकि बुद्धि अष्टम में गई है और उसको पापक ग्रहों का प्रभाव झेलना पड़ रहा है एक प्रकार से। ऐसे कुंडलियों को देखते हैं। अब बुध के विषय में क्या बताया था? बुध भी ऐसे ही कि अगर वो शुक्र से आगे निकल गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे आप कुंडली देखेंगे तो चीजों को बड़े अच्छे से पकड़ पाएंगे। यहां पर भी मैंने यही बात सिद्ध की है। केवल आपने ये बस नहीं सोचना कि ये ग्रह यहां पर बैठा है तो उसका क्या परिणाम। अब मैं किसी से पूछूं बुध 8वें में हो तो क्या परिणाम होंगे? अब मैं एक फिल्म के एक ऐसे डायरेक्टर को जानता हूं जिसका बुध 8वें में है, बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर, बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत फेमस डायरेक्टर। और एक ये महाराज है डायरेक्टर जिनसे घर नहीं चल रहा और वो फिल्म बना देते हैं। और सोचिए बात को। तो इसका मतलब ये बात ये सेट नहीं होती कि अगर बुध 8वें में बैठ गया तो खराब हो गया, या फला ग्रह जो यहाँ बैठ गया तो खराब हो गया। ऐसे हम लोगों ने नहीं देखना है। जो उनके ग्रह हैं वो देखने हैं। अब यहाँ पर इतनी सब हरकतें होने के बावजूद इसको मदद भी बहुत मिलती है। अब मदद किसकी मिलती है? अब देखो, इससे 5वें कौन बैठा हुआ है? बुध। बुध का 5वें कौन बैठा है? गुरु बैठा है। इनके माता पिता बहुत अच्छे हैं, उनमें भी एक पैसे का ऐप नहीं है, उनकी पूरी लाइफ बिल्कुल साधु संत जीवन है उनका। इसको हमेशा अच्छी शिक्षाएं मिली, शिक्षा देने वालों की कमी नहीं है इसकी लाइफ में। बुद्धि है कि मानती नहीं, जैसे फिल्म आई थी ना दिल है के मानता नहीं, सारी पूरी इसके जीवन में एक ही चीज है कि बुद्धि है कि मानती नहीं। इसको सिखाने वाले, समझाने वाले, बताने वाले कदम कदम पर खड़े हुए हैं और इसको बचाने वाले कदम कदम पर खड़े हुए हैं, पर उसके बावजूद भी इसको परेशानियां हैं। और परेशानियां एक ही चीज दे रही है, वो बुद्ध जी महाराज दे रहे हैं बहुत ज्यादा। और हर आदमी एक ही बात कहता है कि अगर ये दिमाग ठीक कर ले तो भाई इसकी जिंदगी तो बस मौज में है, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये समझना होगा, जान करके आपको हैरानी होगी, ये भजन गायक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठना चाहिए, ये भजन गायक भी कैसे? 12वें का गुरु है ना सर। फिर क्या होगा?
वो अलौकिक वाला होता है। केतु वीनस हो नहीं सकता राहुल, है। बिल्कुल गलत बोल। केतु वीनस। बुध है। गायन की प्रतिभा कहाँ से आती है? बुध वाणी। दूसरे बुध घर से। वाणी है, बहुत बढ़िया। अब वाणी कैसी होगी? देखो मजेदार, वाणी कैसी होगी? तेज होगी। 100% फटाबास। सूर्य मंगल साथ में। फटाबास कैसा होता है? तेज कि गाने लग जाए तो आदमी के कान पकड़ो भग लो। यस। जब मेरे पास ये कुंडली आई तो मैंने उनको एक ही बात कही कि तुम गायक मंडली की मैनेजमेंट करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसी आवाज के साथ आगे जाओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और लोगों को आगे ले जाओ, मास्टर बन जाओ उनके। यू शुड बी ए गुरु, क्योंकि तुम्हारा गुरु 12वें में बैठा हुआ है। तुम उन लोगों को गाइड करो कि काम कैसे करना है। अगर तुम एज ए सिंगर अपने आप को आगे रखोगे तो तुम सक्सेसफुल नहीं होंगे। और अब वो वही काम करते हैं, वो टैलेंट को चुनते हैं, सिंगर को पकड़ते हैं, उनसे गवाते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं। और इस उम्र में जाकर के 42-43 साल की उम्र के बाद वो थोड़े थोड़े सेटल होने लगे हैं। इससे पहले वो सेटल ही नहीं हो पाए। और कितने धंधे करे उनको बस भगवान जानता है, कितने धंधे उन्होंने करे होंगे। सर ये केतु की वजह से कि केतु? नहीं नहीं, केतु की वजह से नहीं। तो जब मैं आपको हर ग्रह के बारे में भी आप आगे बताऊंगा। हमने 12 भाव कर लिए हैं, हमने दृष्टियां कर ली हैं, ये हमने ग्रामर वाला पार्ट कर लिया है। अब हम आगे करेंगे हैं सर। ग्रामर पार्ट नहीं किया है सर। और ग्रामर किसे कहते हैं लाल किताब की? वो यही सब है। ये सब ग्रामर ही है। अब इसमें नाउन प्रोनाउन तो मैं समझाने से रहा। सर भी सारे ग्रह नहीं करें। ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ, ये जो भाव बताए हैं, ये सारी ग्रामर ही तो है। ये जो सूत्र हम बताते हैं, ग्रामर का मतलब क्या हुआ? मनसुई ग्रह ये सब आएंगे ना सर। हाँ वो आगे पीछे मैंने कर रखा है, मेरे माइंड में है जो मुझे करवाना है। गुरुजी मैं जानबूझ करके वर्चुअल नहीं करवाता हूँ। मुझे पता है सारा काम छोड़ करके सारे लोग वर्चुअल में लग जाएंगे कि मेरा वर्चुअल क्या कह रहा है, और सारा भूल जाएंगे, कुछ नहीं करना इन्होंने। इसलिए जानबूझ करके वर्चुअल बाद में कराऊंगा, सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं जानता हूँ वर्चुअल समझाना 10 मिनट का काम नहीं। गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब क्लास से बाहर का क्वेश्चन है सर। गुरुजी हाँ बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है कि इस कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है? हाँ बिल्कुल है जी, बस यही क्वेश्चन है। और सभी तो गुरुजी एक और क्वेश्चन था मेरा। गुरुजी एक क्वेश्चन था, इनकी बहू बेटी और ये इनका जो भाई के हालत कैसे हैं, क्योंकि मर्क्यूरी और मार्स 8 में बैठे हैं। हाँ वो रिश्तेदारी का ऋण बनता है। सर ये दूसरे घर को 100% एस्पेक्ट भी दे रहे हैं फैमिली को। रिश्तेदारी का ऋण तो है ही। अब मैंने कहा ना कि जो भी और इसीलिए वो गाने का ट्राई करता था, क्योंकि सेकंड हाउस का एस्पेक्ट है। भाई जो भी देखता है वही कहता बावला आदमी है, कौन पंगे ले इससे। लड़ाई झगड़ा तो कर ही लेते हैं सर। और सर 10वें का चंद्रमा, इसलिए काम में इतना फिकल माइंडेड था, इतना घूमा वो, चेंजेस ज्यादा रहते हैं, काम चेंज किया। हाँ नहीं, इसका मतलब सर जी क्या है कि सूर्य और चंद्र मंगल जब इस साथ में होता है तो चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है ना 10 में से। कहाँ से आवाजें आ रही है मुझे बिल्कुल आइडिया। अच्छा भरत जी बोल रहे हैं? हाँ भरत जी, हाँ बताइए। एक्चुअली क्या अष्टम भाव में सूर्य और मंगल दोनों साथ में जब आ जाते हैं तो चंद्रमा नेगेटिव हो जाता है। अच्छा। लेकिन आपका जो रूल्स के हिसाब से देखते हैं कि 6 से 12 में गुरु भी है और 7 से 12 में केतु भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा चंद्रमा न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा जी, तो मतलब क्या निकाले निष्कर्ष कि चंद्रमा कैसा है? क्या है कि चंद्रमा शुभ हो जाता है ना 10वें भाव में होने के बाद भी, और सूर्य मंगल दूसरे भाव में 100% प्रतिशत देखते हैं, सूर्य बुध और मंगल। अच्छा, क्योंकि आपने बोला था पैसे तक की उसको प्रॉब्लम नहीं है,
बड़ा आदमी है, बराबर है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बड़ा आदमी नहीं है। मैंने तो ये कहा है कि इनके बेचारे के धंधे अपसेट होने शुरू हुए। हाँ, मैं चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है इसके लिए मैं बोला था कि चंद्रमा का के पोजीशन तीसरी नेगेटिव हो टक्कर है गया। जुपिटर पे। हाईली इमोशनल आदमी है, बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी है, मेरा बहुत सेंसिटिव। मेरा निवेदन है साथियों से कि वैदिक ना डालें, जो आपने हमें गुण सिखाए हैं लाल किताब से उसी से समझने दें, ये दोनों मिक्स होकर। चलिए अब हम यहीं पर पूरा करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का आज की क्लास के लिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आज लिखिए कैसा सेशन रहा। कल से हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। सर ये बता देते हैं कि